Good morning, everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. हम लोग आज मैग्नेटिज्म में क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मैग्नेटिज्म में हम लोग 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे। मैग्नेट का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, उसमें 1 to 5 पढ़ लिए थे। आज 6th प्रॉपर्टी को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको पता है कि आपके पास दो तरह का पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। पोल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। दो तरह का पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये भी पता है कि लाइक पोल्स में रिपल्सन होता है, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है। ओके, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हम साउथ पोल रख रहे हैं और इसके नजदीक में नॉर्थ पोल ला रहे हैं, तो ये दोनों पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ डिफरेंट नेचर का पोल है, इसलिए अट्रैक्शन है। और अगर साउथ पोल के नजदीक में साउथ पोल ही लाते हैं तो दोनों पोल एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो रिपल्सन भी होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है कि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ और जो रिपल्सन लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितने वैल्यू का फोर्स लगेगा। तो दैट मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म यहाँ बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज के केस में आप पढ़े थे, वहां भी कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। कूलॉम्स लॉ, वहां भी हम लोग दो चार्ज के बीच फोर्स पढ़े थे। तो कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इसका नाम देंगे, ये दो पोल्स के बीच लगने वाला फोर्स होगा। तो अब इनका लॉ क्या है, अब लॉ पे हम ध्यान दें। देखिए, कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हम दो पोल ले लेते हैं। एक पोल मान लिए नॉर्थ पोल इधर है और एक पोल इधर मान लिए साउथ पोल इधर है। दोनों का अपना अपना पोल स्ट्रेंथ होगा। जैसे चार्ज लेते थे तो एक चार्ज बटी जिसका चार्ज है वैल्यू है Q1, दूसरा चार्ज बटी Q2। तो चार्ज लेते थे Q1 Q2 और बीच का सेपरेशन लेते थे R। आप इसके लिए मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स का वीडियो देख सकते हैं, कूलॉम्स लॉ 1 to 3 3 वॉल्यूम में है वो। तो यहां हम दो पोल ले रहे हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसका पोल स्ट्रेंथ हम ले रहे हैं M1। तो यहां ध्यान रखेंगे, M1 से मास भी रिप्रेजेंट होता है M लेटर से, और पोल स्ट्रेंथ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m लेटर से। तो इस पोल का पोल स्ट्रेंथ है M1, इस पोल का पोल स्ट्रेंथ है M2, और इन दोनों पोल के बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज गिवन बाय R। अब कूलॉम्स लॉ मैग्नेटिज्म का उनका स्टेटमेंट क्या है, तो उनका स्टेटमेंट बिल्कुल उसी समान है जैसा कि चार्ज के लिए था, कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। ओके, दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले का पोल स्ट्रेंथ है M1, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ है M2, तो प्रोडक्ट हो गया M1 M2। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2। ओके, एंड इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये बीच की दूरी जो है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ भी बीच की दूरी R है, तो 1/r स्क्वायर के यहाँ भी रिलेशन आएगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर जैसे चार्ज में आप पढ़े थे, F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, तो Q1 Q2, एंड इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन 1/r स्क्वायर। ओके, द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द कॉज ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ जो कारण है वो चार्ज है और यहाँ जो कारण है वो पोल है। ओके, यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहेंगे, यहाँ हम लोग मैग्नेटिक चार्ज कहेंगे। चलिए अब फिर इन दोनों लॉ को कंबाइन किया जाए। तो कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये कांस्टेंट हो गया K। ओके, अब ये कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का पहला इक्वेशन आ गया, वेयर K इज ए कांस्टेंट। ओके, सिमिलरली यहाँ भी आया था आपके पास ऑलरेडी सेम रिजल्ट, K से हम गुना किए थे और Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर आया था, बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, अब आगे बढ़िए। अब के वैल्यू पे हम ध्यान दें, के क्या है। तो आपको याद होगा के जो था कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आप देखे थे कि के का जो वैल्यू है वो बीच के मीडियम पे डिपेंडेंट है और सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट है। ओके, तो द वैल्यू ऑफ के, अब हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू पोल्स एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स सेलेक्टेड। आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, एसआई में अलग हो जाएगा, सीजीएस में ये अलग हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि अलग अलग मीडियम के लिए हम के का वैल्यू निकालें। तो सबसे पहला जो बेसिक सिचुएशन है वो सिचुएशन वैक्यूम का बनता है, तो पहले काम हम वैक्यूम के लिए करें। ओके, तो फॉर वैक्यूम क्या होगा के का वैल्यू, तो यहाँ के का वैल्यू हो जाएगा के इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई। ओके, म्यू 0/4 पाई। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या था, के का वैल्यू हम वैक्यूम के लिए लेते थे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लेते थे। ठीक है, तो 1/4 पाई यहाँ भी है और 1/4 पाई यहाँ भी है। ओके, 1/4 पाई यहाँ भी है, तो ये दोनों कॉमन है। अब जो कांस्टेंट है एप्सिलॉन 0 वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहाँ जो कांस्टेंट है म्यू 0 ये न्यूमरेटर में आ रहा है, यही अंतर है। यहाँ म्यू 0 ऊपर आ रहा है, यहाँ एप्सिलॉन 0 नीचे आ रहा है। ओके, अब इस म्यू 0 को हम क्या कहेंगे, तो म्यू 0 का नाम देंगे एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ एप्सिलॉन 0 का नाम हम क्या देते थे, तो यहाँ हम परमिटिविटी देते थे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। आपको याद होगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। यहाँ एप्सिलॉन 0 का नाम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते थे और यहाँ हम लोग एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी बोलेंगे। ओके, बाकी सब चीज सेम है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम ये नाम आया म्यू 0 का। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो इसका वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और इसका यूनिट या तो हम न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर लिखें या वेबर बाय एम्पियर मीटर लिखें। ये यूनिट आगे जब हम लोग बीएसएल लॉ ये सब सीख लेंगे तब समझ में आएगा। अभी देखिए ये न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर जो आप लिखे वो आया कहाँ से, तो हम यहीं पे यूनिट निकाल के देख लेते हैं। ओके, तो F का जो पहला कूलॉम्स लॉ का जो पहला इक्वेशन था वो F इज इक्वल टू के m1 m2 बाई आर स्क्वायर था। देखिए आप, तो यहाँ से आप k को क्या लिख सकते हैं, k को आप लिख सकते हैं क्रॉस गुना करके इन दोनों को गुना कर दीजिए और इससे डिवाइड कर दीजिए, तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो F क्या है, F है फोर्स, तो फोर्स के लिए न्यूटन आ गया और R क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर आ गया। और नीचे m1 m2 क्या है, तो ये m1 है पोल स्ट्रेंथ और हमने बताया था पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर आ गया। m2 भी पोल स्ट्रेंथ है तो एक और एम्पियर मीटर आ गई। अब नीचे मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, अब इससे ये मीटर स्क्वायर कट गया तो बचा आपको न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर। ओके, अब आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं, के का वैल्यू न्यूटन बाय एम्पियर स्क्वायर है। अब न्यूटन को आप लिख सकते हैं केजी मीटर सेकेंड -2 लिख सकते हैं न्यूटन को, मास इंटू एक्सेलरेशन करके फोर्स का आ जाएगा। और एम्पियर स्क्वायर नीचे है ऊपर जाएगा तो एम्पियर -2। तो आप ये इस फॉर्म में भी के का यूनिट लिख सकते हैं, केजी मीटर सेकेंड -2 एम्पियर -2। ओके, तो ये आपका के का वैल्यू हुआ वैक्यूम के लिए सॉरी म्यू 0 का वैल्यू हो गया। तो म्यू 0 का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब इसका वैल्यू यहाँ डाल दें तो के का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, म्यू 0/4 पाई है
तो 4 पाई कट जाएगा तो आपके पास बचेगा सिर्फ 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में वैक्यूम के लिए के का वैल्यू हम लोग लेते थे 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, याद होगा। अब यहाँ जो हम ले रहे हैं वो 10 टू द पावर -7 लेंगे, इस वैल्यू को याद रखेंगे। ओके, तो ये वैक्यूम में आपका के का वैल्यू हो गया। अब अगर आप वैक्यूम में फोर्स को देखना चाहते हैं तो आपका जो पहला इक्वेशन आया था F = Km1m2/r², इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 बनाए थे। ये जो इक्वेशन है यही कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का पहला इक्वेशन बना था शुरू में। तो अब K की जगह पे हम μ0/4π डाल दें तो आप वैक्यूम में फोर्स निकल जाएगा। तो आप F वैक्यूम = m1m2/r², ये आपका कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का ये सेकेंड फॉर्म आ गया, सेकेंड इक्वेशन इसका नाम हम दे दिए। ओके, तो ये वैक्यूम के लिए फोर्स हो गया। अब हम लोग देखें कि अगर वैक्यूम दो पोल्स के बीच वैक्यूम नहीं रख के कोई दूसरा मीडियम रखते हैं तब क्या होता है। तो दूसरा मीडियम रखेंगे तो क्या होगा, तो फॉर एनी अनदर मीडियम, दो पोल्स के बीच हम कुछ भी डाल दें तो अब के का वैल्यू क्या लेंगे, तो अब के का वैल्यू लेंगे K विल बी इक्वल टू, तो μ0/4π, ये पहले जो आपका वैक्यूम का था वो रहेगा ही, और एक नया टर्म यहाँ ऐड हो जाएगा μr। ओके, μr, अब इस μr का नाम हम क्या देंगे, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी है। वहां भी आप याद कीजिए कूलॉम्स लॉ में क्या किए थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले में किसी भी मीडियम के लिए जब बात करते थे तो 1/4π ε0 रहता था और मीडियम की परमिटिविटी से आप गुना करते थे, रिलेटिव परमिटिविटी से εr से। तो यहाँ सारा चीज हम डिनोमिनेटर में करते हैं और यहाँ सारा काम हम न्यूमरेटर में करते हैं। क्यों करते हैं तो वो आगे मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ सारा टर्म ऊपर क्यों आ रहा है, यहाँ नीचे क्यों आ रहा है। ओके, तो μr जो टर्म होगा वो रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम होगा। तो किसी भी मीडियम में अब फोर्स कितना लगेगा, तो अब K की जगह पे अब ये डाल देंगे μ0 μr / 4π m1m2/r²। नाउ दैट विल बी योर थर्ड फॉर्म। ये तीसरा फॉर्म हो गया कूलॉम्स लॉ का। ओके, मैग्नेटिज्म के कूलॉम्स लॉ का। अब यहाँ देखिए आपके पास दो इक्वेशन है, एक दूसरा इक्वेशन है, यहाँ ये वैक्यूम में लगने वाला फोर्स है, यहाँ से हम वैक्यूम वाला फोर्स निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ से हम मीडियम वाला फोर्स निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें। ओके, तो डिवाइड करके देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो डिवाइड करने से देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, दूसरे इक्वेशन में हम तीसरे इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो F वैक्यूम / F मीडियम LHS में था। अब वैक्यूम का वैल्यू डालिए μ0/4π m1m2/r², ये वैक्यूम वाला फोर्स हो गया, और भाग देना है F मीडियम से। तो मीडियम वाला जो फोर्स था वो उलट जाएगा, उलट के आप गुना कर लीजिए, तो 4πr² डिवाइडेड बाय μ0 μr m1m2। तो बाकी सारा टर्म कट जाएगा आपका, μ0/4π यहाँ से कट गया, μ0 कट गया, 4πr² कट गया, m1m2 भी कट गया, बच गया सिर्फ एक टर्म εr एंड दैट इज 1/εr। तो F वैक्यूम बाय F मीडियम दैट इज इक्वल टू 1/μr। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि मीडियम वाला फोर्स क्रॉस गुना कर लें, तो मीडियम में लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो εr इंटू F वैक्यूम हो गया। ओके, यहां से हम रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिफाइन भी कर सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो दो पोल के बीच मीडियम में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय उन्हीं पोल्स के बीच वैक्यूम में लगने वाला फोर्स, इन दोनों का ये रेशियो। अब देखिए यहाँ पे जो समझना है
कि यहाँ जो सारा टर्म ऊपर क्यों आ रहा है, तो वहाँ आप सीखे थे कि दो चार्ज के बीच अगर आप मीडियम कोई डाल देते हैं, दो चार्ज के बीच अगर आप कोई मीडियम डालते हैं तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो घट जाता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, यहाँ जो कांस्टेंट है वो नीचे आ रहा है, इसलिए फोर्स का वैल्यू घटता चला जा रहा है। बीच में हम कोई भी मीडियम डालेंगे तो फोर्स दोनों चार्ज के बीच घट जाएगा, लेकिन पोल में ऐसी बात नहीं है। अगर कोई पोल स्ट्रेंथ m1 और m2 पोल स्ट्रेंथ लेते हैं और बीच का सेपरेशन r है, तो इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है यहाँ पे μ0 μr, ये टर्म ऊपर आ रहा है। तो आप मीडियम अगर डालते हैं बीच में तो मीडियम की परमिएबिलिटी ऊपर आ रही है तो वो फोर्स को बढ़ा दे रहा है। वही चीज़ यहाँ लिखा जा रहा है कि वैक्यूम में जितना फोर्स है उसमें हम μr से गुना कर रहे हैं, किसी टर्म से गुना करेंगे तो मेरा मीडियम का फोर्स निकलेगा, इसलिए मीडियम का फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, तो यही अंतर है दोनों जगह। चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम डालने पे घट जाता है और पोल्स के बीच लगने वाला फोर्स मीडियम डालने पे बढ़ जाता है। बाद में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को रिलेट करेंगे तब आपको ध्यान होगा, आप 10th में पढ़े होंगे कि जब हम किसी वायर की बाइंडिंग करते हैं तो उस बाइंडिंग के बीच में हम लोग सॉफ्ट आयरन का कोर डालते हैं। सॉफ्ट आयरन का कोर लेके उस पर बाइंडिंग करके हम कोई सोलेनॉइड ये सब बनाते हैं। तो वहाँ जो सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए डाला जाता है कि मीडियम डालने से उसकी परमिएबिलिटी जो है वो आपको बढ़ जाए, आपका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाए। ओके, और चार्ज के केस में मीडियम डालेंगे तो फोर्स आपका घट जाएगा। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी आप देखें। आप घर में नमक यूज करते हैं NaCl, कभी शरबत बनाना है डालते हैं NaCl, ठीक है, कोई ड्रिंक है आप उसमें साल्ट डालते हैं। तो अब देखिए NaCl क्या है। तो NaCl आप जानते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, ये Na+ और Cl- के रूप में है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया और क्लोरीन निगेटिवली चार्ज हो गया, और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से ये दोनों मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ओके, तो यहाँ हम कूलॉम्स लॉ लगा सकते हैं। कूलॉम्स लॉ, अगर ये दोनों वैक्यूम में है या एयर में है तो दोनों अट्रैक्टेड है। अब जैसे ही पानी डालेंगे, आप नमक में पानी में नमक डालते हैं तो देखते हैं नमक डिजॉल्व हो गया, दोनों घुल गया। घुल गया मतलब क्या है, Na+ और Cl- दोनों सेपरेट हो गया, वही डिजॉल्व करने का नियम है। तो एक्चुअली होता क्या है, तो अगर हम इसमें वाटर डाले, पानी डाल दिए या पानी में नमक डाल दिए तो क्या होगा, अब जो फोर्स लगेगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ एप्सिलॉन r टर्म आएगा एंड Q1 Q2/r²। अब ये टर्म एप्सिलॉन r वाटर के लिए कितना है, तो वाटर के लिए ये 80 है, ठीक है। तो जैसे ही हम पानी डालेंगे तो पहले जितना फोर्स लग रहा था वो 80 टाइम्स घट जाएगा। मान लीजिए शुरू में 80 न्यूटन लग रहा था तो 80 में 80 से डिवाइड करेंगे तो बाद में सिर्फ 1 ही न्यूटन लगेगा। ओके, तो पहले जो Na+ और Cl- जितने फोर्स से अट्रैक्टेड था वो फोर्स 80 गुना घट चुका है, इसीलिए अब अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्गर नहीं रहा, इसलिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं और हम कहते हैं कि नमक मेरा डिजॉल्व हो गया। ओके, तो ये मीडियम का प्रभाव है चार्ज के केस में और मैग्नेट के केस में। उम्मीद है आपको कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये परमिएबिलिटी और परमिटिविटी है क्या, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। देखिए, कोई भी हम सबस्टांस सेलेक्ट करते हैं, मीडियम सबस्टांस लें या मीडियम उसका नाम देते हैं हम लोग, तो जब भी कोई भी सबस्टांस होगा तो उसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होगी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, फिजिकल का मतलब ही है उसका फिजिक्स देख के
आप उसका रंग रूप देख के बताइए। मतलब जब ये अकेले है, जब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, उस समय इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उन सब का नाम हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी क्या डेंसिटी है, क्या कलर है, कैसा शेप है, क्या ऑर्डर है, इसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी क्या परमिटिविटी है, इसकी क्या परमिएबिलिटी है, ये इन सारे चीज़ों का पता आप लगाएंगे तो ऑल विल बी कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके। और केमिकल प्रॉपर्टी, तो व्हेन इट रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, जब दूसरे के साथ रिएक्शन होगा तो उस समय जो प्रॉपर्टी दिखाएगा वो केमिकल प्रॉपर्टी। तो कोई भी आप सब्सटेंस उठाएंगे उनमें कुछ न कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है और कुछ न कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके। तो अब इसी में परमिटिविटी क्या है और परमिएबिलिटी क्या है, इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लें और फिर तब जाके इसको समझें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या है? तो अब आप जानते हैं, अगर लाइट एक मीडियम से चल के दूसरे मीडियम में इन करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। मान लीजिए ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, रे एयर से चल के आया, ग्लास से टकराया, तो टकराने के बाद इसकी दिशा बदल गई, ये दूसरे दिशा में चला गया। ओके, यू नो दैट प्रोसेस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो बेंड हो गया, उसकी दिशा बदल गई, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी बदल जा रही है। रेयर मीडियम में वेलोसिटी ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाता है। V1 इज ग्रेटर देन V2। ओके, ऊपर एयर है तो एयर है, सो रेयर मीडियम है तो रेयर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी। तो अब देखिए, वेलोसिटी बदल जा रहा है, डायरेक्शन बदल जा रहा है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट इन कर रहा है। तो कौन ऐसा है जो इसके वेलोसिटी को बदल दिया, उसके डायरेक्शन को बदल दिया? तो यहीं पे मीडियम की एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है। ओके, और उस प्रॉपर्टी का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहीं पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म डिफाइन करते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो बताएगा कि कितनी दिशा में चेंज आएगा, कितना वेलोसिटी में चेंज आएगा। ओके, ये आप 10th में पढ़े भी होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, सिमिलरली हम दोनों प्रॉपर्टी को डिफाइन करें, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी को। ओके, तो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो मीडियम डालने पे घट जाता है, ये आप जान रहे हैं कूलॉम्स लॉ से। कूलॉम्स लॉ से जान रहे हैं कि वैक्यूम में जो फोर्स लगता है उसमें हम एक टर्म एप्सिलॉन आर से भाग देते हैं, तब मीडियम में फोर्स लगता है। तो यहीं पे अब डिफाइन करेंगे, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स घट जाता है जब आप कोई मीडियम डालते हैं। तो यहाँ पे मीडियम की कौन सी प्रॉपर्टी उसको घटाता है, उस प्रॉपर्टी का नाम ही है परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी ज्यादा है तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा घट जाएगा, कम है तो कम घटेगा। सिमिलर कंसेप्ट पे बात करें कि दो पोल्स के बीच जो लगने वाला फोर्स है, इसके बीच में अगर मीडियम डालते हैं तो फोर्स मेरा बढ़ जाता है। वैक्यूम में जो फोर्स है उसमें इस टर्म से गुना करना पड़ता है और इसी टर्म का नाम है परमिएबिलिटी। ओके, तो अब मैग्नेट के केस में अगर हम मीडियम डालते हैं तो मीडियम की एक प्रॉपर्टी यहाँ इंट्रोड्यूस होती है और ये प्रॉपर्टी उन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को बढ़ा दे रहा है और उस प्रॉपर्टी का नाम है परमिएबिलिटी। ओके, तो आप समझ सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, ये हर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, हर सब्सटेंस का इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। ओके, तो दैट्स ओवर फॉर टुडे। आज आप कूलॉम्स लॉ पूरा सीख चुके हैं। अब फिर अगले क्लास में हम और भी मैग्नेट के प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ओके, उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखें तो हर टॉपिक पे आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारा लेक्चर मिलता जाएगा, बिल्कुल शुरू से
और लास्ट तक मिलता रहेगा। हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको MSc लेवल तक ले जाएंगे। ओके, थैंक यू।